बच्चों, मैं गोविंद साटी एक्सीलेंस स्कूल टीकमगढ़ से आज मैं आपको फसल उत्पादन की यूनिट 5 पौध संरक्षण के पार्ट सेकंड को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपका जो अगला प्रश्न है, पत्ती संरचना के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें दो प्रकार के खरपतवार इसमें पाए जाते हैं। पहला आपका आता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिनको हम ब्रॉड लीफ कहते हैं। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। इसके अंतर्गत आपके दो उदाहरण आते हैं, बथुआ, हिरनखुरी, मकोए, जंगली चूलाई इत्यादि। दूसरा वर्ग इसमें आता है आपका सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, जिनको इंग्लिश में हम नैरो लीफ कहते हैं। इनकी पत्तियां सक्रिय होती हैं, लंबी होती हैं। इनमें समानांतर श्रावन्यास पाया जाता है। इसके अंतर्गत गेहूंसा, जिसको हम गेहूं का मामा भी बोलते हैं, फिलिस माइनर्स का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद दूब घास, कांस, मोथा, जंगली धान इत्यादि खरपतवार आते हैं। तो इस पे भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका बच्चे इसमें बनता है, जो पूछा गया है कि प्रमुख फसलों में उगने वाले दो खरपतवारों के नाम लिखिए। किस फसल में कौन सा मुख्य रूप से खरपतवार उगता है, उसके नाम 2014 में इसका प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो मैंने एक साथ सारी क्रॉप लिख दी है जो मुख्य है। पहला जैसे ग्रुप बनता है, इसमें गेहूं, जौ, जई। इन फसलों में मुख्य रूप से कौन से खरपतवार उगते हैं? तो इसमें अकरी, बथुआ, कृष्णनील, सेंजी, प्याजी, गेहूंसा, ये इन तीन प्रमुख फसलों के खरपतवार हैं। दूसरा वर्ग मैंने इसमें चना, मटर, आलू, सरसों, इन फसलों में कौन से खरपतवार उगते हैं? तो बथुआ, कृष्णनील, चटरी मटरी, सेंजी इत्यादि। तीसरा वर्ग है इसमें आपका सोयाबीन, उड़द, मूंग, अरहर। इसमें उगने वाले खरपतवार निम्नलिखित हैं: गुम्बा, मकोए, हजारदाना, सफ़ेद मुर्ग और जंगली जूट। इनमें से कोई भी नाम आपको पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 2 या 3 खरपतवारों के उदाहरण आपको लिख देना है। चौथी क्रॉप इसमें आती है आपकी धान, जिसको हम पैडी कहते हैं। खरीफ ऋतु की फसल है। इसमें सांबा, मोथा, कांस, जंगली धान, भंगरा इत्यादि खरपतवार इसमें उगते हैं। अगली क्रॉप है आपका तंबाकू, टोबैको। ये मुख्य रूप से व्यावसायिक फसल है। इसमें ओरोवेंकी नामक एक खरपतवार उगता है, जो इसकी जड़ों के ऊपर आश्रित रहता है। सेंजी, दूब घास और हिरनखुरी। अगली क्रॉप है आपकी इसमें मूंगफली और कपास, कॉटन। ये दोनों मुख्य फसलें हैं। इनमें उगने वाले खरपतवार हैं आपका सांबा, मोथा, कोदों, दूब घास इत्यादि। इन पे जब भी आपको कोई प्रश्न आता है कि कौन सी फसल में कौन से खरपतवार उगते हैं, तो आपको इनको 2 या 3 एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको लिख देना है। अलग अलग क्रॉप वाइज आपको एक साथ मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको ये चीज़ बता दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न जो मैंने बनाया है, अभी तक इस पर प्रश्न नहीं पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। खरपतवारों के प्रसारण या फैलने के स्रोत लिखिए। इनका प्रसारण एक खेत से दूसरे खेत में, एक सीजन से दूसरे सीजन में खरपतवारों को कैसे होता है, हम बार बार उनका नियंत्रण करते हैं। इसके बावजूद भी खरपतवार हर बार हमारी फसल में आ जाते हैं। तो हमें इनके रोकथाम की जब हम बात करते हैं, तो हमें पहले प्रसारण का पता होना चाहिए कि कोई चीज़ आ कहाँ से रही है, तो हमें उसकी रोकथाम करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसमें खरपतवारों के प्रसारण के निम्न साधन या स्रोत हैं। पहला है वायु के द्वारा, बाइयर। बहुत से खरपतवारों के बीज या उनके तने के प्रमुख भाग हवा के द्वारा उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं।
और वहाँ पे यह उगकर अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। आपने इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा होगा अकौआ, जो एक बहुवर्षीय खरपतवार आता है। इसके फल पकने के बाद जब इसके फल फटते हैं तो इनमें काले रंग का बीज होता है, जिसके चारों ओर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं, जो बालों के माध्यम से उड़ के कई किलोमीटर तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसके बीज पहुंच जाते हैं। दूसरा साधन है आपका बाई वाटर या जल के द्वारा। नहरों में उगने वाले खरपतवार का प्रसारण इस माध्यम से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो नहरों में सिंचाई की नहरें होती है, इनमें जो खरपतवार उगते हैं, इनके बीज या इनके पौधों के अवशेष नहरों में गिर जाते हैं, और जब सिंचाई का पानी नहरों में छोड़ा जाता है तो उसके माध्यम से बहकर ये खेतों तक पहुंच जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए जब भी हम सिंचाई करें तो नहरों की पहले सफाई कर लें। तीसरा माध्यम है मनुष्यों के द्वारा, बाय ह्यूमन। हम बीज बोते हैं, कहीं से हमने जो बीज खरीदा उसको चेक नहीं किया, उसमें कोई खरपतवार के बीज है, वो अगर हमने बो दिया तो मनुष्यों के द्वारा भी खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुख्यतः बीज के माध्यम से पहुंचते हैं। चौथा इसमें स्रोत जो है फार्म यंत्रों द्वारा, हैरो, कल्टीवेटर जुताई के यंत्र हैं, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ये बहुत सारे यंत्र हैं जिनके विभिन्न भागों में जब हम जुताई करते हैं तो खरपतवार के बीज इनके विभिन्न हिस्सों में चिपक जाते हैं। थ्रेसर के माध्यम से भी हमने, आप यहाँ कहीं थ्रेसर की सामने वाले जब दूसरे जगह थ्रेसर को लेके जाते हैं, उसका कचरा वहीं गिरा देते हैं, उसमें जो खरपतवारों के बीज होते हैं वो वहाँ पर उगना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब भी हम यंत्रों का प्रयोग करें या कहीं बाहर से कोई यंत्र किराए पे लाएं या अपना यंत्र कहीं बाहर से किसी दूसरे के यहाँ काम करके अपने फार्म पे लेके आएँ, तो उसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। हैरो, कल्टीवेटर, सीड्रिल इत्यादि के विभिन्न भागों में जो खरपतवारों के बीज या उनके अवशेष चिपक जाते हैं तो उनको हमें साफ़ करके ही उपयोग करना चाहिए। पशु पक्षियों द्वारा, पशु पक्षी, एनिमल एवं बर्ड। पशुओं की मैं बात करूं तो ऐसे बहुत से खरपतवार होते हैं, जैसे गोखरू, इसके बीज में कांटे होते हैं जो पशुओं की बालों में चिपक जाते हैं, पूंछ या उनके विभिन्न भागों में। जब पशु एक फार्म से दूसरे फार्म पर, एक खेत से दूसरे खेत पे पहुंचता है तो वो वहां तक बीजों को पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार पक्षी खरपतवारों के बीजों को खाकर या इनके पंखों में बीज चिपक जाते हैं और एक स्थान तक दूसरे स्थान तक इनको पहुँचा देते हैं। अगला प्रश्न इसमें बनता है आपका, खरपतवार नियंत्रण के यांत्रिक या भौतिक उपाय लिखिए कोई दो। खरपतवारों के नियंत्रण की बात आती है, इसमें मुख्यतः 4 तरीके मुख्य रूप से नियंत्रण में प्रयोग किए जाते हैं। पहला इसमें जो विधि आती है, इस पे भी अभी तक प्रश्न नहीं बना है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि यांत्रिक या भौतिक विधियों के अंतर्गत हम कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। तो इसमें आपकी निम्न क्रियाएं की जाती हैं। हाथ से उखाड़ना, खरपतवारों को हम हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं सड़क किनारे या खाली खेतों में। दूसरा उपाय है हाथ से निराई गुड़ाई करना। इसमें हम खुरपी यंत्र की सहायता से खरपतवारों की निराई गुड़ाई करके उनको खेत से अलग कर देते हैं। तीसरा है इसमें कृत्रिम आवरण, मल्चिंग। ये गाँव में प्रक्रिया लोग समझते हैं, अब तो आजकल काफ़ी इसमें बदलाव आ गया है। पहले लोग खेतों में पलाश के पत्तों को इस्तेमाल इस कार्य में किया करते थे। अरबी की फसल वगैरह में बरसात में जो बोई जाती है तो अरबी फसल बोने के बाद पलाश के पत्तों को पूरे खेत से ढक देते थे, जिससे जो खरपतवार होते हैं वो उस पत्तों की वजह से बाहर नहीं उग पाते, उनको धूप और वगैरह नहीं मिल पाती है। अब इसकी जगह आजकल पॉलीथीन का प्रयोग होने लगा है। चौथा है आपका खरपतवारों को काटकर नष्ट करना। इसमें हंसिए की सहायता से जब अधिक मात्रा में खरपतवार खेतों में उग जाते हैं या खेत खाली हमारा पड़ा रहता है तो हंसिए की सहायता से काटकर खरपतवारों को नष्ट कर दिया जाता है।
इसके बाद इसमें अगला प्रश्न बनता है आपका, खरपतवार नियंत्रण के कृषक उपाय लिखिए, एग्रीकल्चरल मेथड। इसके अंतर्गत निम्न उपाय आते हैं। पहला आता है अच्छे बीज का चयन। मैंने पहले बोला था आपसे, मनुष्यों के द्वारा जो खरपतवार फैलते हैं उसमें गलती यही होती है। जो भी आप फसल का बीज इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो आपका खरपतवार रहित होना चाहिए। दूसरा उपाय है फसल चक्र अपनाना, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र के बारे में शायद सभी बच्चे जानते होंगे। क्रॉप रोटेशन फसलों को एक निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय में फसलों को अदल बदल कर बोना, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति अच्छी रहती है और खरपतवार भी और कीट वगैरह भी इस फसल में रेगुलर रूप से नहीं आ पाते हैं। तीसरा उपाय है इसमें खाद की किस्म। जनरली हम जब जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, कार्बनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गोबर की खाद, इसमें ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग गलती करते हैं। कच्चे गोबर की खाद का प्रयोग खेतों में करने से खरपतवारों की मात्रा बहुत ज़्यादा उसमें उगती है, क्योंकि खरपतवारों के बीज चारे के माध्यम से पशुओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं और गोबर के माध्यम से बाहर निकलकर वो खाद में पहुंच जाते हैं। उसी खाद को हम उठाकर खेत में डाल देते हैं, जिससे वो सड़ नहीं पाती है। चौथा उपाय है इसमें खेत को परती रखना। परती का तात्पर्य है खेत को आराम देना। जैसे रबी के सीज़न में हम कोई एक खेत ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कोई फसल नहीं होते हैं, बारिश होती है, खरपतवार उगते हैं, उसको समय समय पर उसी खेत में जोतते रहते हैं तो वो खाद के रूप में बदल जाती है और अगले सीज़न में वो खरपतवार रहित खेत हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों इसमें बनता है आपका, खरपतवार नियंत्रण की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। इस पर भी प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण की प्रमुख विधियां, वीड कंट्रोल। नियंत्रण शब्द से तात्पर्य होता है कि किसी भी जो फसलों को हानि पहुंचाने वाले कारक हैं उसकी संख्या को खेत में इतना कम कर देना कि वो हमारी मुख्य फसल को हानि ना पहुंचा सके। तो इसमें मैंने बताया अभी कि 4 विधियां प्रयोग की जाती हैं। पहला यांत्रिक विधियां, इसमें मुख्य रूप से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मैकेनिकल मेथड कहते हैं, इन्हें भौतिक विधियां भी कहा जाता है। दूसरा कृषक विधियां, कृषि क्रियाओं में हम परिवर्तन करके खरपतवारों को कंट्रोल करते हैं। तीसरा है आपका जैविक विधियां, बायोलॉजिकल मेथड। जैविक विधियों में हम खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए जीवित जीवों का प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें कीट वगैरह पर प्रयोग किया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह प्रयोग किए जाते हैं, इनका प्रयोग करके। लेकिन ये विधि व्यावसायिक स्तर पर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इस प्रयोगशालाओं तक सीमित है। चौथा है आपका रासायनिक विधियाँ, केमिकल मेथड। इसको खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के शाकनाशी रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से हम खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं। बच्चों, इन वीडियो को आपको अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना है। इनको लाइक करें, इनको सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो आपके पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। अगला प्रश्न इसमें बनता है, शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, कुछ पहले पार्ट में मैंने पढ़ा दिए हैं। निम्न को परिभाषित कीजिए, संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। 2 अंक के हिसाब से क्वेश्चन 2019 में प्रश्न पूछे गए थे। कोई भी टॉपिक इसमें ले लिया जा सकता है। पहला मैंने इसमें टॉपिक है कास्थिल खरपतवार, सर्प्स वीड। कास्थिल, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी। ऐसे खरपतवार जिनके तने सख्त होते हैं तथा उनमें लकड़ी का फॉर्मेशन हो जाता है, ये ज़्यादातर बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं। इस वर्ग में आपका झरबेरी, आक, लटजीरा, लेंटाना कैमरा इत्यादि खरपतवार आते हैं। इसमें अगला जो शॉर्ट नोट्स पूछा गया आपका सेजिज। इस वर्ग में भाई 1 वर्षीय बहुवर्षीय खरपतवार आते हैं जिनके तने मुलायम होते हैं तथा यह अपनी वृद्धि नट, वल्व, ट्यूबर इत्यादि के माध्यम से करते हैं।
इनके उदाहरण में आता है आपका मोथा, कांस, दूब घास। तीसरा इसमें जो मैंने शॉर्ट नोट्स में दिया है आपको, वर्णात्मक शाकनाशी। चीज़ पूछी नहीं गई है लेकिन पूछी जा सकती है। सिलेक्टिव वीडिसाइड, मैंने बोला अभी आपको रासायनिक विधियों में शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक। सिलेक्टिव नाम से स्पष्ट है, यह वह रसायन होते हैं जिनका खेतों में प्रयोग करने से वह विशेष प्रकार के पौधों को ही नष्ट करने का काम करते हैं, जिनमें विशेष वर्ग के खरपतवार होते हैं, ये वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण आता है आपका 2,4-D, जो चौड़ी फाड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है। चौथा शॉर्ट नोट्स मैंने दिया है आपको, अवर्णात्मक शाकनाशी, नॉन सेलेक्टिव वीडिसाइड। ये किसी भी खरपतवार को, किसी भी वनस्पति को नहीं पहचानते, तो ऐसे रसायन शाकनाशी होते हैं जो अपने संपर्क में आने वाले सभी पौधे, चाहे वो खरपतवार हो या फसल का पौधा हो, सभी को नष्ट कर देते हैं। वो अवर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। इनका प्रयोग फसलों में नहीं किया जाता है। ये मुख्य रूप से खेल के मैदानों में, सड़क के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पांचवा इसमें टॉपिक दिया है मैंने, जैविक नियंत्रण। मैंने अभी यहाँ बताया जैविक विधियाँ, बायोलॉजिकल कंट्रोल। इस विधि में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कीट पतंगों व जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। इनमें किसी प्रकार के रसायनों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। ये आपका जैविक नियंत्रण कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको, इसमें मैं पूरे बॉटनिकल नेम आपको नहीं दे सकता, लेकिन आपको किताब या बुक के माध्यम से प्रमुख खरपतवारों के वानस्पतिक नाम लिखिए। इनमें आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, खाली स्थान में भी आते हैं, क्योंकि इस इकाई में आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाना है, जिसमें आपका बॉटनिकल नेम हो सकता है, खरपतवारों के उदाहरण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दोनों वीडियो में दिए हैं, उन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो ये लास्ट वाला प्रश्न के आंसर आपको बुक के सहारे लिखना है। इसमें खरपतवारों के बॉटनिकल नेम की एक PDF में आपको वीडियो के साथ लिंक कर दूंगा, जिसको खोल के आप इनके बॉटनिकल नेम उसको लिख सकते हैं, आप अपने नोट्स में लिख लें। इस तरीके से आपकी ये फसल उत्पादन की 5 इकाइयाँ कंप्लीट होती हैं। और मैं इसके साथ ही सभी छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।